हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके की एक क्लास जिसमें हम कवर करेंगे हमारा चैप्टर हरियाणा पंचायती राज। और आज की जो ये क्लास रहने वाली है ये रहेगी थ्योरी बेस क्लास। कैसी लगी आपको लास्ट में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि केंद्र में आपने देखा होगा होती है एक केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर क्या होता है अलग अलग राज्यों में होती है राज्य सरकार। और सबसे निचले स्तर पर हम देखते हैं स्थानीय सरकारें होती हैं कुछ जो क्या करती है लोकल गवर्नमेंट्स, वो अपने अपने लेवल पर सरकार चलाती है। तो ये तीन स्तर हम देखते हैं हमारे भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य में। और जो सबसे अब नीचे वाला है स्थानीय सरकार, आज हम यही देखने वाले हैं। इसी के अंतर्गत आते हैं पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, वो सब इसी के अंडर आता है। तो आज हम देखेंगे स्थानीय ये शासन है उसके बारे में। हम देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। जो हम हरियाणा का पंचायती राज आज पढ़ेंगे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, यानी कि इतिहास में कैसे इसका वर्णन मिला है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, वो सब। भारत में स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज का विकास क्या हुआ है, ऐसा तो है नहीं एक दिन में हो गया। एक दिन में तो जैसे कोई बिल्डिंग है उसका निर्माण भी नहीं होता, यानी कि क्या रहता है एक कालक्रम रहता है जिसमें किसी चीज़ का विकास होता है। सेम इसी तरह पंचायती राज का विकास भी कई चरणों में हुआ है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं जो पुराना समय था, जो प्राचीन काल था, उसमें ऋग्वेद में, यानी जो सबसे बड़ा वेद है, उसमें भी उल्लेख मिलता है किसका, सभा का और समिति का। अब सभा और समिति क्या है, सभा और समिति, इसमें उल्लेख मिलता है स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने का। जो कौन लेते हैं, सभा और समिति के लोग लेते थे आपस में। जैसे कि कुछ बुजुर्ग लोगों की गांव में क्या होती थी, अपनी एक सभा होती थी जो अपने निर्णय अपने स्तर पर ही ले लिया करते थे। समस्याओं का निपटारा, जैसे ये किसी गांव में क्या है कोई समस्या है, उसका निपटारा करने के लिए क्या होगी, एक सभा होगी, और इसमें क्या होंगे बुजुर्ग सदस्य वगैरह शामिल होंगे जो क्या करेंगे, निर्णय लेंगे स्थानीय स्तर पर। ये तो थी प्राचीन काल की बात, पुराने समय की बात थी ये वाली। यानी क्या थी, सभा और समिति होती थी, ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख है। अब लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आता है 1882 में। ये क्या थे, गवर्नर जनरल थे, गवर्नर ये उस टाइम पे। और इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे, जो लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बुलाते हैं, और उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये बात याद रखेंगे, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ये स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं अब ऑफिशियली कहाँ मेंशन है। ये संविधान के आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि पंचायत होगी, यानी आर्टिकल कौन से में, 40 में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये याद रखना कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत, डीपीएसपी के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। यानी कि राज्य चाहे तो अपने स्तर पर क्या कर सकता है, ग्राम पंचायत का गठन कर सकता है। इससे क्या होगा कि राज्य को प्रशासनिक कार्यों में आसानी मिलेगी, जो अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। तो ये बात थी संवैधानिक अनुच्छेद की 40 में वर्णन है ग्राम पंचायत के गठन का। अब पहले शुरुआत कब होती है, प्रथम शुरुआत वो होती है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। समिति का गठन कब होता है, निर्माण इसका होता है 1957 में। ये याद रखेंगे आप सभी, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनती है। और उसी की सिफारिश पर, यानी उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो जो जो मुद्दे पॉइंट्स थे, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस समय के जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, राजस्थान के नागौर जिले से देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर। ये ट्रायंगल से हम समझते हैं पिरामिड टाइप, 3 स्तर बना लो। ये नीचे वाला निचला स्तर, फिर एक मध्यम स्तर और ऊपर, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये है हमारे 3 स्तर, त्रिस्तरीय पंचायती राज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 3 टियर सिस्टम ये है क्या। 3 टियर सिस्टम यानी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। हरियाणा में ये जैसे भारत में थी वैसे ही सेम राज्यों में भी है। हरियाणा में हम देखेंगे किसकी सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ऊपर भी हमने देखा था ये 1957 में बननी थी ये। अब ये देखो, ये है इसके 3 स्तर समझने के लिए, जो सबसे निचला स्तर है और ये ऊपर वाला। निम्न स्तर पर जो
काम करती है वो कौन है? ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया होगा सरपंच। और मध्य स्तर पर क्या होगी? हमारी समिति होगी, जिसको क्या कहेंगे? पंचायत समिति, जो करेगी ब्लॉक स्तर पर काम। कौन करेगी? पंचायत समिति, मध्यम स्तरीय कह लो या ब्लॉक स्तर। और जो शीर्ष स्तर होगा वो होगी जिला परिषद टॉप में। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। पंचायत यानी हर गांव में क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है, जिसका मुखिया कौन होगा? एक सरपंच होगा। और जैसी गांव की जनसंख्या है उसी हिसाब से क्या होंगे? पंच वगैरह होंगे, उनकी सहायता के लिए निर्णयों में। आबादी के अनुसार 6 से 20 पंच होते हैं ग्राम पंचायत में। अब देखो, ये थी पंच, सरपंच और पंच की बात। अब क्या होगा? इनके कार्यों की निगरानी रखने के लिए सरकार क्या करती है? अब ग्राम पंचायत है वो अपने काम सही से कर रही है, एक प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या है? इसकी निगरानी के लिए भी किसी की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? ग्राम सचिव की नियुक्ति की जाती है। वो किस धारा में ऐसा मेंशन है? ग्राम सचिव की नियुक्ति धारा 14 में ऐसा उल्लेख किया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। धारा 14 संबंधित है ग्राम सचिव से। यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है हर गांव में आपको देखने को मिलती है, जिसका मुखिया सरपंच है, इसी ग्राम पंचायत के कार्यों को, यानी जितना वो काम कर रही है, उनके जितने भी रिकॉर्ड वगैरह है, अभिलेख वगैरह है, जितना भी उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और खातों की देखरेख के लिए एक ग्राम सचिव की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, जो धारा 14 में लिखा हुआ है। ये भी आपने ध्यान रखना है ग्राम सचिव के बारे में। आगे देखते हैं अब पंचायत की शक्तियां, यानी कि पंचायत की शक्तियां किसमें है? धारा 24 में। पंचायत क्या क्या कर सकती है, क्या क्या पावर है उसके पास? सड़कों, गलियों, सार्वजनिक कुओं से अवैध कब्जे या अतिक्रमण हटाने का उसको पूरा अधिकार है। अब पंचायत क्या कर सकती है? ये सारे काम कर सकती है जो यहाँ मेंशन है। जैसे कोई कुआं है और वो सार्वजनिक कुआं है, कोई भी उससे पानी ले सकता है, लेकिन किसी गुट ने या किसी ने क्या किया? उस पर अवैध कब्जा कर लिया, तो पंचायत क्या कर सकती है? उसको हटा सकती है। ये पंचायत की शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। ग्राम पंचायत का हमने ये देखा। आगे देखते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद किस पे है? जिला स्तर पर। अब पंचायत समिति जो है मध्यम स्तर पर, अब उसमें क्या होगा? कार्यों की समीक्षा के लिए क्या होती है? समय समय पर बैठकें नियोजित की जाती हैं, और 1/3 कोरम इसमें जरूरी होता है। इससे आप क्या समझे 1/3 कोरम से? यानी कि उपस्थित जितने भी नामांकित सदस्य हैं उनका 1/3 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, जो क्या करेंगे? ब्लॉक के विकास की योजना बनाएंगे। यानी कि अगर कोई नहीं होगा तो वो बैठकें करेंगे कैसे? इसलिए 1/3 तो मैंडेटरी है कि इतने सदस्य तो होने ही चाहिए। तो इसीलिए क्या है? 1/3 कोरम जरूरी होता है। ये बात थी पंचायत समिति की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पंचायत समिति। और जो जिला परिषद में क्या होगा? आईएएस या फिर सीनियर एचसीएस रैंक के ऑफिसर होते हैं, जिन्हें सीईओ यानी सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेगा? इनकी निगरानी करता है। और जिला नियोजन समितियों का समन्वय होता है, यानी कि मेल जोल पूरे। ये होगी हमारा जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, और ये ग्राम पंचायत। तो यह 3 स्तर। तो तीनों स्तर हमने देख लिए उनकी काम वगैरह। अब आगे देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस, अन्य सामाजिक और वित्तीय योग्यताएं। यानी इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है किसी गांव के सरपंच वगैरह के लिए, या फिर जो सचिव वगैरह है उनके लिए। तो सबसे पहला क्या है? पंच सरपंच के लिए जो फर्स्ट इसमें योग्यता है वो है, मेंशन है, फंक्शनल टॉयलेट, यानी कि कार्यात्मक शौचालय। अब क्या है? जो उम्मीदवार है अगर वही सफाई का ध्यान नहीं रखेगा तो वो पूरे पंचायत में क्या देगा, है ना? नो ड्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर है आपराधिक रिकॉर्ड। उम्मीदवार के पास सहकारी बैंक है, बिजली बोर्ड है, या फिर सरकारी संस्था का वो ऋण चुककर्ता नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उम्मीदवार ने कोई कर्ज लिया और फिर वो उसको चुका नहीं पाया, तो नो ड्यूज उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो है आपराधिक रिकॉर्ड। यानी कि उम्मीदवार के खिलाफ कोर्ट में गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप चार्जेस तय नहीं होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि उसने किसी का मर्डर किया हो, तो ये सब चार्जेस से वो फ्री होना चाहिए। तो ये सारी क्या थी? योग्यताएं थी। और आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है राइट टू रिकॉल। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो दिसंबर 2020 में क्या किया गया था? इसको इंक्लूड किया गया था। इसका मतलब क्या है? हरियाणा देश का पहला राज्य बनता है जिसने सरपंच के खिलाफ राइट टू रिकॉल
यानी कि वापस बुलाने का अधिकार कानून लागू किया। अब ये राइट टू रिकॉल होता क्या है तो वो देखते हैं। जैसे कि गांव में क्या है, कोई सरपंच है, अगर वो अपना काम सही ईमानदारी से नहीं करता या फिर भ्रष्टाचार करता है, सरपंच जो इस गांव में है, तो उसके खिलाफ क्या हो जाता है, उसे ग्रामीण हटा सकते हैं समय से भी पहले। यानी समय कितना था कार्यकाल का, जो 5 वर्ष है, उससे पहले भी क्या कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं ग्रामीण मिलके। तो यही है राइट टू रिकॉल। यदि कोई सरपंच गांव के विकास में विफल रहता है तो 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही उसे क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो ये था। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर होगा कुछ इसमें। ऐसा तो है नहीं एक दिन में जिसने कहा और हटा दिया। तो इसके लिए क्या होगा, प्रक्रिया में ग्राम सभा के कम से कम, जो ग्राम सभा है उसमें जितने भी सदस्य हैं उनका कम से कम 33% मतदाताओं को लिखित शिकायत देनी होती है। यानी कि जितने मतदाता है उनका 1/3 उनको रिटर्न में क्या देनी होगी, एप्लीकेशन देनी होगी, लिखित शिकायत। और इसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन के बाद देन उसके बाद गुप्त मतदान भी कराया जाता है ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। ये शिकायत देने के बाद क्या होगा, 1/3 सदस्यों के बाद गुप्त मतदान भी कराया जाता है। और गुप्त मतदान कराने के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, गांव के जो 67% लोग हैं या आबादी है, जैसे कि 2/3 मतदाता हो गए, 67%, यानी कि अब वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने खिलाफ में वोट दे दिया तो इसको हम हटा सकते हैं। यानी 1/3 तो पहले शिकायत कर रहे थे और फिर 2/3 ने खिलाफ में क्या कर दे दिया, वोट दे दिया। तो यही थी पूरी प्रक्रिया किसकी, राइट टू रिकॉल की, जिसे लाया गया था दिसंबर 2020 में। आई होप आपको राइट टू रिकॉल कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। संवैधानिक अनुच्छेद, यानी कि जो आर्टिकल है 243, उसमें मेंशन है ग्राम पंचायत के आगे के जो अनुच्छेद है, उप अनुच्छेद वो दिए गए हैं। अब आप कहोगे कि अनुच्छेद 40 भी था, तो वो था ग्राम पंचायतों के गठन के लिए। और भारत के संदर्भ में हम देखते हैं 243 की ये प्रमुख उप अनुच्छेद। ग्राम पंचायत में कितने विषय आते हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं, अब हम क्या करेंगे, नेशनल और हरियाणा जी के दोनों को रिलेट करके ये वाले जो आर्टिकल्स है वो पढ़ रहे हैं, दोनों में आते हैं ये। और ग्राम पंचायत में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने विषय होते हैं, टोटल 29 विषय आपको देखने को मिलते हैं, किसमें, ग्राम पंचायत में। और कौन से अनुसूची में इसका उल्लेख है, 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, ग्राम पंचायत का। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सब आर्टिकल्स, उप अनुच्छेद। जैसे कि 243 के ए में दिया गया है ग्राम सभा का गठन, और बी में क्या है, त्रिस्तरीय गठन। यानी जो हमने 3 स्तर देखे थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो ये थे 3 स्तर। सी में दे रखा है पंचायतों की संरचना, यानी कि चुनाव का तरीका, कैसे चुनाव होगा, कौन कराएगा। और डी में है सीटों का रिजर्वेशन, आरक्षण, एससी एसटी और महिलाओं को छूट। 243 के एफ में दिया गया है सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। और जी में क्या है, उनकी शक्तियां, उनके अधिकार, उनके उत्तरदायित्व क्या है। और इसमें कुल कितने हैं, 29 विषय आएंगे। देखो ये हमने ऊपर भी देखा था, कितने थे, 29 विषय। 243 के आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग, यानी कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका गठन, वो आता है 243 के आई में। यानी कि पंचायतों को अपने कार्य के लिए क्या वित्त कौन देगा, राज्य वित्त आयोग, जो 5 साल में राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाता है। ये था राज्य वित्त आयोग, जो पंचायतों को अपने कार्यों के लिए और अपनी योजनाओं के लिए क्या देगा, थोड़ा यहाँ से वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है इसमें सब आर्टिकल 243 का के में क्या आता है, जैसे चुनाव वगैरह करवाना है नियमित, टाइम टू टाइम प्रॉपर, तो वो कौन करवाएगा, उसके लिए भी हर एक राज्य में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि स्टेट के इलेक्शन कमीशन। जैसे नेशनल में इलेक्शन कमीशन है, इसी तरह राज्य में निर्वाचन आयोग है, जो क्या करेंगे, चुनाव कराने की जिम्मेदारी है उनकी, नियमित समय पर वो चुनाव करवाएंगे पंचायत के लिए। सो ये थी हमारी आज की क्लास, थ्योरी बेस्ड क्लास थी ये। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।